अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर आफियत से होंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अली इम्तियाज़ भाई के लिखे हुए ये नोट्स हैं और बहुत अच्छे लिखे हुए हैं उन्होंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो हम इसको ना कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें जो है ना ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सभी को पता है कि सेट क्या होता है। कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। एग्जांपल दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, फिर कहता है रियल लाइफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन फैमिली, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आर्म्ड फोर्स एटसेट्रा आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सेट। कहता है ये भी हमारे पास सेट के एग्जांपल्स हैं। एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट है, ये भी एक सेट है। ठीक है, और फैमिली में कितने बच्चे हैं, ये भी सेट है। और आर्म्ड फोर्स में कितने सोल्जर है, वो भी हमारे पास एक सेट है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। कहता है वाई एम्प्टी सेट इज अ सेट। एम्प्टी सेट क्यों सेट होता है। कहता है समटाइम्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट बट वी कुड नॉट काउंट इट। कहता है बाज़ औक़ात हमारे पास जो कलेक्शन होती है वो वेल डिफाइंड भी होती है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दी है नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इन अ क्लास। एक क्लास में कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल है। अब ये जो है इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होंगे, वेल डिफाइंड भी होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो डिस्टिंक्ट होते। कलेक्शन वेल डिफाइन है, ठीक है, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हम, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होगा। तो नो नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इन द क्लास जो है ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट के एग्जांपल है। इसी तरह कहता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हु स्केयर इज टू। ऐसे रैशनल नंबर जिनका स्केयर जो है वो टू के इक्वल आता है, जिनका स्केयर टू के इक्वल आता है, तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या है। ऑर्डर ऑफ सेट को हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं। एक सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें। आगे जाके हम ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप भी एक सेट ही होता है। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। सेट अगर चार कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप की कार्डिनलिटी क्या होगी, जो सेट की कार्डिनलिटी होगी। ठीक है, तो आगे जाके हम ना ये कार्डिनलिटी को आप याद रखें, कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ अ सेट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सेट। सबसेट क्या होता है। कहता है इफ़ अ सेट ए इज कंटेन इन अ बी। अगर ए सेट जो है ये बी में कंटेन है, यानी कि बी में मौजूद है। कहता है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए सेट का हर एक एलिमेंट इज इन बी, बी में है, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। हमने सिर्फ ये ही नहीं कहना ए इज द सबसेट ऑफ बी, हम ये भी कहेंगे कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। कहता है ए ये है, बी ये है। अगर हम देखें तो 1 2 3 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब है ए इज़ कंटेन इन बी। हम इसको लिखेंगे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, या इसको पढ़ेंगे बी इज़ ए सुपर सेट ऑफ ए। कहता है फॉर यूनियन, यूनियन के लिए वो एलिमेंट भी आते हैं जो ए में है, वो भी एलिमेंट आते हैं बी में है। फ़र्ज़ किया ये है ना, तो अगर इनकी बात करूँ तो ऐसे वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो या ए में हो या बी में हो। तो ए ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और 3 4 भी या बी में हो या ए में, बी में हो या ए में, जो भी या इसमें हो या इसमें हो, जो भी एलिमेंट है वो सारे यूनियन में आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में यहाँ पे एंड यूज़ करता है कि वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि जो दोनों में है वो एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। कहता है फॉर डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या आएगा, ए के वो एलिमेंट आएंगे जो कि बी में नहीं है। तो ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब होगा बी के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। तो आप याद रखें ए माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल टू होता है बी माइनस ए इन जनरल। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए के वो एलिमेंट आएंगे जो कि बी में नहीं है, और इसका मतलब क्या है, बी के वो एलिमेंट आएंगे जो कि ए में नहीं है। रिलेशन के एग्जांपल लेता है। कहता है दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास है बी है। कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे पास ए क्रॉस बी होगी, इसको डिफाइन किया गया है इस तरह, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ द एलिमेंट फ्राम ए टू बी। तो कहता है इसमें तमाम ऑर्डर पेयर है जो कि ए से लेके बी तक बनते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमारे पास एक सेट एक 1 2 है, ठीक है, और एक बी सेट में ले लेता हूँ ए बी। ठीक है, तो इसके जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर, 1 ए बनेगा, 1 बी बनेगा, 2 ए बनेगा, 2 बी बनेगा, तो 4 हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जितने ए में एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने बी में एलिमेंट है, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें। कौन कौन से, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। ठीक है, तो कहता है एनी सबसेट ऑफ इसका कोई भी हम एक सबसेट उठा ले। ठीक है, इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 सबसेट्स बनेंगे इसके। ठीक है ना, तो वो सारे 16 के 16 जो सबसेट है उनको रिलेशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का जो कोई भी सबसेट होगा इसका बाइनरी रिलेशन, उसको बाइनरी रिलेशन का नाम दिया जाता है फ्राम ए टू लेके बी तक।
एग्जाम्पल दिया इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी फाइंड करेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 3 2 बार 6, उसमें 6 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? 1A 1B 2A 2B 3A 3B। तो ये हमारे पास 6 हमारे पास आ गया एलिमेंट इसमें। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 6, यानी कि कितना? तो 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16 32 64, 64 बनेंगे इसके रिलेशन। ठीक है, उन 64 रिलेशन बनेंगे। तो कहता है उनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी आप चाहें तो खाली सेट ले लें, ये भी एक रिलेशन है। आप चाहें तो सिर्फ ये एक एलिमेंट, ये मैं ना आपको 64 बना के दिखाता हूँ 64 कैसे बनेंगे। ठीक है, आपने ना इनको एलिमेंट के तौर पर ट्रीट करना है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह एलिमेंट के तौर पे आपने इन ऑर्डर पेयर को ट्रीट करना है। तो पहला रिलेशन बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ खाली सेट होगा, कोई एलिमेंट ना हो। दूसरा ये वाला जिसमें अकेला ये हो, सिंगलटन। तीसरा ये वाला जिसमें अकेला सिंगलटन हो। इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये जिसमें ये दोनों हो, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 बन गए। दो दो वाले भी बन गए, एक एक वाला भी खाली बन गया, 22 बन गए। अब तीन तीन वालों की बात करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने रेस कर देता हूँ, तीन तीन वाला गिनवाता हूँ मैं आपको, आपको पता भी तो चले ना कैसे 64 बनती है। 22 बन गए थे, 22, एक मिनट, 22, तीन तीन वाले 23, 24, 25, 26। ठीक है, ये बन गए। अब 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब ये वन वन पहले वाले के साथ बन गए 32। अब ये देखे 33, 34। इस तरह आप 64 बना लीजिएगा, फिर आगे आगे मजीद बढ़ते जाएंगे तो ये 64 बनेंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये जो मैं कर रहा था ना, यहाँ से यहाँ तक ये एक सेट में बंद करेंगे तो वो एक रिलेशन बना करेगा। ठीक हो गया। तो चलिए आइए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, ये उसने रिलेशन की एक एग्जांपल लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इज अ सेट ऑन रिलेशन। और इसी तरह कहता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन इन ए टू ए रिलेशन होगा तो इसको हम कहेंगे रिलेशन इन ए, या फिर हम इसको ये इस तरह करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या है? जो डोमेन हो वही रेंज हो। इसके पहले एलिमेंट को डोमेन का नाम दिया जाता है, दूसरे को रेंज का, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ है आगे मैपिंग भी उसी के साथ होती हो, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या है? कहता है कि अगर कोई रिलेशन है उसमें अगर ए भी मौजूद है तो वहाँ पे बी ए भी मौजूद होना चाहिए। अगर वहाँ पे बी भी है, यानी कि अगर कोई रिलेशन मैं ले लूँ ना, यानी कि जिसमें 1 2 मौजूद है तो फिर वहाँ पे 2 1 भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 3 भी मौजूद है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 3 मौजूद है वहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसी तरह एंटी सिमेट्रिक की बात करें, कहता है अगर वहाँ पे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, इस केस में कि ए बराबर आ जाए बी ए के। ठीक है, इसको कहते हैं एंटीसिमेट्रिक। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? कि अगर वहाँ पे ए भी मौजूद है, बी सी भी मौजूद है, फिर हमारे पास ए सी भी मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर ए भी मौजूद है, बी सी मौजूद है, फिर वहाँ पे ए सी भी होना चाहिए। जैसे ये इसकी एग्जांपल ले लें, अगर 1 2 है, 2 3 है तो फिर 1 3 भी होना चाहिए था, फिर ये ट्रांजिटिव होना था। अगर यहाँ पे 2 1 है, 1 2 है तो फिर यहाँ पे 2 2 भी होना था ताकि ये ट्रांजिटिव बन जाए। तो इसकी और भी बहुत सारी डिटेल है, तो जो कि हमने रिलेशन वाले चैप्टर में डिस्कस की थी, तो अब मज़ीद इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। बस सिंपली ये कि अगर ए बी है, बी ए है, तो वहाँ पे जो है वो ए सी भी होना चाहिए। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी कि 1 2 है, 2 1 है, यानी कि जिससे ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो। 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए था, ए और सी। ठीक है, इस तरह ये तो ये हमारे ट्रांजिटिव बनता है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। एंटी की बात नहीं की, अकेला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब ये उसने बात किया तो इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 4 और मौजूद है। एक सेट 1 2 3 है ना, तो तमाम एलिमेंट्स के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2। फ़र्ज़ किया ये ना होता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं था होना, तमाम एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो ये 1 2 3 एलिमेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। इसी तरह 1 2 2 1 मौजूद है, ये सिमेट्रिक हो गया। अब ये देखें 1 1 और 1 से दोबारा 1 1, ये दोबारा 1 1। ठीक है, और ये 1 2, अब 2 1 यहाँ पे है ही नहीं। अगर 2 1 होता तो फिर हम चेक करते। ठीक है, तो 2 1 नहीं है तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया, ये ट्रांजिटिव है। और इसकी बात करें तो ये देखें 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 1 का उल्ट 1 1 ही होता है, सिमेट्रिक। 1 2 2 का उल्ट 2 2 ही होता है, सिमेट्रिक को पूरा करता है, ये भी सिमेट्रिक को पूरा। अब 1 2 का उल्ट 2 1 होता है, ये भी सिमेट्रिक को पूरा करता है। 2 1 का उल्ट 1 2 होता है, ये भी सिमेट्रिक को पूरा करता है। अब ना हम रिफ्लेक्सिव की बात, उसकी बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। 1 पे ख़त्म हुआ, दोबारा 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? ये
तो 1 से 2 और 2 से दोबारा 1 होना चाहिए, फिर 1 से 3 होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए। ये देखें ना, इसकी बात कर लो, पहला 1 1 है, 1 पे ख़त्म हुआ तो आगे वाला 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, एक अपना आप, तो वो दोबारा अपना आप आ जाएगा। एक अपना आप यानी कि 1 से 1 आना चाहिए, तो 1 1 आ रहा है। ठीक है, दोबारा हम देख लेते हैं। दोबारा अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये 1 से 2 लेना है, फिर ये ए बी ये बी सी, तो ये ए सी होना चाहिए, 1 2 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ये मौजूद है। इसी तरह आप चेक करें, ये वाला चेक करवा देता हूँ ना, ये वाला, इसका मतलब है 1 2, तो 2 1 यहाँ पे है, यानी कि ये सेम है, तो फिर 1 1 वाला भी हमारे पास होना चाहिए, तो ये 1 वाला मौजूद है। ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस पर जितना बोले उतना कम, यानी कि और भी बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन हम स्पीड स्पीड से इसको लेके चलते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, कहता है लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा एक्स पे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एक्स, वी डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बाय, कहता है इक्विवेलेंस क्लास हम इस तरह शो करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक ख़ास किस्म का रिलेशन होगा। ठीक है, वो क्या रिलेशन होगा एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेंगे। कहता है इक्विवेलेंस क्लास जो है ना, ये कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं हो सकती, खाली नहीं होनी। ठीक है, नॉन एम्प्टी होगी। और कहता है या तो क्लासी जो होगी ना, या तो उनका इंटरसेक्शन है वो खाली सेट आएगा, या तो वो क्लासेज आपस में इक्वल आया करेंगे। ठीक है, और कहता है टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर इक्वल आर हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। कहता है या तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी, तो या डिसजॉइंट होंगी, यानी कि उसमें कोई चीज़ कम नहीं, यानी कि एक इक्विवेलेंस क्लास ये है ना, तो दूसरी बिल्कुल इससे डिसजॉइंट होगी। अगर डिसजॉइंट नहीं होनी तो पूरी की यही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता इक्विवेलेंस क्लासेस में, ये चीज़ नहीं मुमकिन। ठीक है, और कहता है अगर इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन लेना है तो दोबारा पूरा जो सेट है हमारे पास वो आ जाता होता है। आगे आता है मैपिंग्स आर फंक्शन लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन एफ फ्राम ए टू बी, एक रिलेशन ए से लेके बी तक, उसको हम मैपिंग कहेंगे या फंक्शन कहेंगे ए टू बी। इफ़ फॉर ए पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए अगर दूसरे सेट में एक यूनिक आंसर आता है, देन हम कहेंगे कि फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अगर दो सेट है ना, देखें एक ये सेट है एक ये सेट है, ये ए सेट है ये बी सेट है, इसमें ए एलिमेंट है इसमें बी एलिमेंट है। अगर ए की हर एक वैल्यू के लिए बी में आंसर, यानी कि ये बी सेट में जो बी आंसर आ रहा है ये यूनिक आता है, तो फिर हम ये कहते हैं ये फंक्शन है, ये मैपिंग ये फंक्शन है। ठीक है, सच डैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, जो भी आंसर आए वो भी फंक्शन से बिलोंग करें। कहता है इन डैट केस वी राइट, हम इस तरह लिखेंगे बी इज इक्वल टू एफ ए। इसको हम कैसे लिखते हैं कि बी आंसर आया कब, जब हमने एफ पे ए को अप्लाई किया था, या इस तरह लिख लें या इस तरह आसान है, मैं इस तरह आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये एफ वाला फंक्शन है, जब ए पे एफ फंक्शन अप्लाई हुआ, जब ए पे एफ फंक्शन अप्लाई हुआ तो उस वक्त आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, इस तरह। अब क्या कहता है बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द अंडर ए इज कॉल्ड द प्री इमेज। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मैप हुआ था, इसको कहते हैं इमेज ऑफ ए और इसको कहते हैं प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, और कहता होता है ए टू बी, अगर ये हमारे पास है तो ए सेट को हम डोमेन का नाम देते हैं, बी सेट को कोड डोमेन का नाम देते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं स्मॉल ए, उसको भी डोमेन कहते हैं, तमाम एलिमेंट्स के मजमूए को, और मजमूए का मतलब कि उन तमाम की कलेक्शन को। और बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं इसको रेंज कहते हैं। अ मैपिंग ए टू ए इज़ आल्सो समटाइम्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ए से ए तक जो हमारे पास होगी ना मैपिंग, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी कि ए से ए कह ले, बी से बी कह ले, सी से सी। और ये रेंज के बारे में आपको बता दिया। बी सेट के अंदर वो एलिमेंट्स जो कि इमेज बनते हैं, ठीक है, या विच हैव प्री इमेजेस, यानी कि प्री इमेजेस का मतलब ये है कि ये बी की प्री इमेज भी मिलनी चाहिए पीछे वापस। ठीक है, तो ये हमारे पास उनको रेंज का नाम दिया जाता है। इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन को 1 1 फंक्शन भी कहते हैं। कहता है ये फंक्शन हमारे पास 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा कब, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई है, यानी कि अगर उनकी इमेजेस बराबर है तो उनकी प्री इमेजेस भी बराबर आए। ठीक है, और अगर प्री इमेजेस बराबर नहीं है तो फिर हमारे पास उनकी इमेजेस भी बराबर है ना है। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया है। अंडर 1 1 मैपिंग ऑल मेंबर्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ बी। कहता है ये फंक्शन की डेफिनेशन भी पूरी होनी चाहिए। 1 1 का मतलब क्या है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। दो सेट है ना, कहता है 1 1 मैपिंग में तमाम एलिमेंट ऑफ ए सेट के तमाम एलिमेंट जो है बी के मुख्तलिफ से मिलने चाहिए। ये 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ए के एलिमेंट एक से ही मिल रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह 1 1 होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्या कहता है, मैपिंग जो है इस कॉल्ड 1 1 ऑन टू, इसको ऑन टू भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऑन टू भी कहते हैं। कहता है कि एक मैपिंग ए से लेके बी तक है, उसको ऑन टू या सब्जेक्टिव मैपिंग कहेंगे। इफ़ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी, कहता है कि ये हमारे पास डोमेन का सेट होता है, ये हमारे पास कोड डोमेन का सेट होता है। कहता है इसमें जितने भी एलिमेंट है अगर वो सारे बिजी हो जाएँ, फ़र्ज़ किया ये दो एलिमेंट बिजी थे तो इसकी रेंज दो एलिमेंट थी, कोड मेन ये पूरा था। कहता है अगर इसके सारे बिजी हो जाए इसका मतलब रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल आ जाएगी। तो कहता है अगर कोड मेन रेंज के इक्वल आ जाए तो इस केस में इस वाले फंक्शन को हम कहते हैं सरजेक्टिव, यानी कि ऑन टू फंक्शन।
बाइजेक्टिव फंक्शन देखिए कहता है मैप विच इज़ बोथ वन वन, एक ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, विच समटाइम्स रेफर्ड एज वन वन कोरिस्पोंडेंस और बाइजेक्टिव, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो अब विच इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो कि दोनों ही वन वन और ऑन टू फंक्शन दोनों ही हो, ठीक है, और इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल दी हुई है हमें, कहता है एक सेट है मैपिंग ए से ए तक है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है इस कॉल्ड द आइडेंटिटी मैप, कहता है ये आप ले लें एक इस तरह का फंक्शन, वैसे भी आपको पता है कि इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन का नाम दे देते हैं, यानी कि जो में इनपुट करोगा वही रेंज ये आ जाएगी, ठीक है, वन पुट किया वन आया, टू पुट किया टू, तो इसको आइडेंटिटी या ट्रिवियली ये वन वन हमारे पास होता है और ऑन टू, ठीक है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर इसका ग्राफ बना के देखें ना, मैं आपको बता देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स का, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वन वन ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन के लिए हमारे पास और देखें कि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। कहता है इफ जी सेट ऑफ इंटीजर्स है जी से लेके जी तक, जी इज इक्वल टू 2x है, कहता है ये वन वन टू है बट नॉट ऑन टू, क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ये सेट ऑफ इंटीजर ले लिया हमने, ठीक है, ये भी हम सेट ऑफ इंटीजर लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर लेंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ किया वैल्यू क्या है, 0 1 2, इसी तरह -1 -2, आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। जब मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया, आंसर 0 आ गया, -1 किया कि -2 आ गया, यानी कि ये इससे मैप करेगा, ये इससे, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ये 1 2 से मैप करेगा। अब ये देखें, अब 1 की हमें प्री इमेज नहीं मिल रही, ठीक है, -1 की भी प्री इमेज नहीं मिल रही, ठीक है, यानी कि ये तमाम एलिमेंट बिजी नहीं है, रेंज कोड में इनके इक्वल नहीं आई, रेंज कोड में इनके इक्वल नहीं आई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू नहीं रहा, नॉट ऑन टू। अब इस पहले सेट के तमाम एलिमेंट जो हैं वो बिजी हैं, एक एक से ही जाके मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद देखिएगा। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग देखने लगे हैं। कहता है अगर एक ए फंक्शन है जो कि ए से लेके बी तक डिफाइन है, ये उसने डिफाइन करवाया हुआ है ए से बी तक, और आगे कहता है एक फंक्शन जी है जो कि बी से लेके सी तक डिफाइन है, ठीक है जी। कहता है वी डिफाइन अ मैपिंग फ्राम ए टू सी, देन हमारे पास ए से सी तक एक मैपिंग डिफाइन करवाएंगे, ठीक है, बाय रूल, इस रूल के तहत, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, जी से एफ की तरफ जाता होता है ये वाली मैपिंग, इसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन ये होती है। कहता है इसको इस तरह लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स होगी, ठीक है। तो ये बताया हुआ है, एफ ऑफ वन का आंसर 4 आ रहा था, ये देखिए एफ ऑफ वन का आंसर 4 आ रहा था, और 4 का आंसर बी आ रहा था, 4 का आंसर हमारे पास है ये देखे 4 का आंसर आगे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये हमारे पास एफ वन इज इक्वल 4। और इसी तरह कहता है कि 2 वाले का आंसर 6 आ रहा था, तो 6 वाले का आंसर सी, और इसी तरह कहता है 3 वाले का 5 आंसर आ रहा था, 5 वाले का आंसर आ रहा था ए, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आ जाता है। कहता है मैप एफ इज़ इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ़ इट इज़ वन वन ऑन टू। कहता है यानी कि अगर ये हमारे पास इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि ये है ना, ये वाली चीज़ यहाँ से ये है, तो कहता है ये वापस भी आ सकती है, ठीक है, यानी कि इसको वापस भी इस तरह बनाया जा सकता है। कब कब ये, जब ये वन वन ऑन टू होगा, यानी कि सिंपल आपको बता दूँ ना, बाइजेक्टिव फंक्शन ही, ठीक है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन जिसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। कहता है इसी तरह इन्वर्टिबल यहाँ पे लफा यूज़ कर दिया गया बस। परमुटेशन की बात करेंगे, कहता है लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, हमने एस से एक ना नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है। कहता है एनी वन वन ऑन टू मैपिंग ले लिया, इस पे इस कॉल्ड परमुटेशन ऑफ एस, इसको हम परमुटेशन एस का नाम देंगे और इसे इस तरह डिनोट करेंगे। परमुटेशन जो ग्रुप है ना इसी पर डिफाइन किया जाता है, इस वजह से इसको ना गौर से समझ लीजिएगा। कहता है लेट हमारे पास एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, वन वन ऑन टू मैपिंग उस पर डिफाइन हो एस से लेके एस, इसको हम परमुटेशन ऑफ एस कहेंगे। ए एस डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एस। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कहता है ये 1 2 3 ये हमारे पास सेट है, देखिए मैं इसको बना देता हूँ। तो ये सेट एस हमने ले लिया, ये भी हमने सेट एस ले लिया, ठीक है, इसमें हमने डिफाइन कर दिया 1 2 3, इस पे भी हमने लिख दिया 1 2 और 3। अब इसमें कितनी वन बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, बाइजेक्टिव का फंक्शन 1 1 2 2 मैपिंग, ठीक है, ये 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू मैपिंग देखने लगा हूँ। देखे पहले ये वाली बनेगी, ठीक है, तो ये वाली पहली परमुटेशन बनेगी। अब परमुटेशन को कैसे लिखते हैं मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ, इसको मैं लिखूँगा 1 को 1 1 से मिला, 2 2 से मिला, 3 3 से मिला, इसको ऐसे लिखते हैं। और इसका साइकिल इस तरह इसको ना आइडेंटिटी का नाम देते हैं। मैंने कहा था ना आइडेंटिटी कौन सा होता है, 1 1 से मिले, 2 2 से, 3 3 से, तो इसने ये पहला एलिमेंट आइडेंटिटी नाम दे दिया।
अब दूसरी मैपिंग बनाते हैं, ठीक है, दूसरा 1 1 on 2 बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं जी, 1 2 से मिल जाए, 2 1 से मिल जाए, 3 3 से ही मिले। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 से मिल गया, 2 1 से मिल गया और 3 3 से मिल गया। ठीक है, इसको लिखने का अंदाज़ ये भी है कि 1 2 से मिला, 1 2 से मिला, 2 दोबारा 1 से मिल गया, तो ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया। और 3 3 से मिला था, ये 3 अकेला लिख दिया। 3 ना भी लिखें तो कोई बात नहीं होती है, ठीक है, जो अपने आप से मिल रहा होता है उसे नाम लिखे। तो ये वाली देखें, ये दूसरी मैपिंग आ गई। ठीक है, 2 मैपिंग हो गई। ये ना मैं चीज़ आप फॉर्मूले में समझाता हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी समझ के आते हैं, जल्दी जल्दी रफ फॉर्मूले में समझ के आते हैं। ये देखें, मैंने ऐसे ले लिया क्या, 1 2 और 3। ठीक है, ये मैंने एक सेट ऐसे ले लिया यहाँ पे, और ये मैंने एक सेट ले लिया एस यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इसमें रख दिया 1 2 3 एलिमेंट, इसमें भी रख दिए 1 2 3 एलिमेंट। ठीक है, अब इसको ना मैं ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन डिफाइन करवाने लगा हूँ। ठीक है, और इसको मैं ना ज़रा कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को ना मज़ीद 6 की मैं बना के दूँ। कंट्रोल सी वी इसके ना 6 बनेंगे। 6 हमें कैसे पता लगा 6 बनेंगे, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं ना, इनका फैक्टोरियल ले लिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट थे हमारे पास, 3 एलिमेंट थे ना, तो 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आता है। इसका मतलब 6 बनेंगे हमारे पास। ये पहला तो ये बन जाएगा, ये इससे मिल गया। ठीक है, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया, पहले ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 2 से मिल गया, 2 1 से मिल गया और ये इससे मिल गया। आगे वाला क्या है, 1 3 से मिल गया, 3 1 से मिल गया और ये 2 2 से मिल गया। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारे पास 1 1 से मिल गया, 2 3 से मिल गया, 3 2 से मिल गया, ये भी आ गया। अब मैं कहूँ कि नहीं जी, 1 3 से मिल गया, 2 1 से मिल गया, 3 2 से मिल गया, एक ये आ गया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, 1 2 से मिल गया, 2 3 से मिल गया और 3 1 से मिल गया। ये देखें ना, ये सारे डिफरेंट आ गए। अगर इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 1 1 से मिल गया, अब नज़र नहीं आएगा आपको, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। ये देखें जी, चलो जी, इतना ही होना जी। ये देखें जी, इसको कैसे लिखूंगा, मैं रेड से लिख के बता देता हूँ। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1 1 से मिल गया, 2 2 से मिल गया और 3 3 से मिल गया। इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा कि 1 जो है वो 2 से मिला, 2 जो है वो 1 से मिला और 3 3 से मैप हो गया। ठीक है, इसको कैसे लिखूँगा, इसको लिखते हैं 1 3 से मिला, 3 जो है वो 1 से मिला और 2 जो है वो 1 2 3 ऊपर सीधी रखते हैं ना, तो 2 जो है वो 2 से मिला और 3 जो है वो 1 से मिला। ठीक है, ऊपर वाली 1 2 3 सीधा लिखना है आपने। तो 1 जो है वो 1 से मिला, 2 जो है वो 3 से मिला और 3 जो है वो 2 से मिला। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 3 से मिला और 2 जो है ये 1 से मिला और 3 जो है ये 2 से मिला। ठीक है, इसी तरह इसको अगर हम देखें तो 1 2 से मिला और 2 जो है वो 3 से मिला और 3 जो है ये 1 से मिला। ठीक है, अगर इसी को हमने साइकिल में लिखना, इसको आइडेंटिटी का नाम दे देंगे। इसको अगर हमने साइकिल में लिखना हो तो 1 2 से मिला 2 1 से, तो इसको 1 2 कहते हैं। 3 अकेला है तो 3 को ना लिखें। अब ये देखें, 1 3 से मिला 3 1 से, तो इसको 1 3 लिख दूंगा मैं। ठीक है, और 2 अकेला है, 2 को ना लिखें। अब ये देखिए, ये 1 1 से मिला, 2 3 से मिला, 3 2 से, तो ये 1 अकेला है, 1 1 से मिलता है, 1 को ना लिखें, 2 3 से और 3 2 से, तो ये 3 2 3 लिख दिया, या इसको 3 2 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी। ठीक है, और इसमें देखें आप कि 1 3 से मिला तो 1 3 से मिला, 3 आगे जाके 2 से मिला, ये इस तरह, और 2 दोबारा 1 से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 से मिला, 2 आगे किससे मिला, 2 3 से मिला और 3 दोबारा 1 से, ये वाली चीज़। अब इन चीज़ों को उठा के एक सेट में बंद कर दिया है, या आप इनको भी सेट में बंद कर सकते हैं, ये बड़े बड़े, पर ये बड़े बड़े जो है वो यानी कि लिखने में ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए फिर हमने इस तरह हम लिख दिया। ठीक है, इस तरह में, और मज़ीद पुरअसर बनाने के लिए हमने छोटा लिख दिया। अब इसको एक सेट में बंद कर देंगे जिसे ए ऑफ एस का नाम देंगे। और ये हमारे पास इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, आई आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 1 3 2 आ जाएगा और 1 2 3 आ जाएगा। ये वाले एलिमेंट जो हमारे पास 6 बने थे। ठीक है, इनको हमने ग्रुप में रख दिया। तो ये वाली चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली। और कहता है पर्टिकुलरली ए एस डिनोट बाई S3 एंड इज कॉल्ड सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री 3। जब हम ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, तो उस वक्त आपको ये बताऊंगा कि इसको सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री करा देते हैं। नींद आ रही है, मैं पानी पी लूँ 1 मिनट। साइक्लिक परमुटेशन के आगे
कहते हैं लेट एस बी ए फाइनाइट सेट, एस हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, ए परमुटेशन ऑफ एस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन का नाम दिया जाएगा आर साइकिल, और या इसको साइकिल का नाम दिया जाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट, ये वाली चीज़ एग्जिस्ट करती हो एस में, सच डैट इस तरह। कहता है इसका एक साइकिल बनाया जाएगा कब, जब मैं x1 पुट करूँ आंसर x2 आए, x2 पुट करूँ आंसर x3 आए, x3 पुट करूँ xn आए, ठीक है, और xn-1 पुट करूँ आंसर xn आए, और xn पुट करूँ दोबारा x1 आए। यानी कि यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ x1 x2 x3 सो ऑन xn-1 है, और यहाँ पे क्या है xn। कहता है मैं 1 पुट करूँ तो आंसर 2 आए, 2 वाला पुट करूँ आंसर 3 वाला आए, ये देखें ना 1 पुट किया आंसर 2 वाला, 2 वाला पुट किया तो ये 2 वाला पुट किया, 2 वाला पुट किया आंसर 3 वाला, 3 वाला पुट किया आंसर 4 वाला, तो 3 वाला आंसर पुट किया 4 वाला। इसी तरह n-2 वाला पुट करूँ n-1 वाला, n-1 वाला पुट करूँ n वाला, और दोबारा n वाला पुट करूँ तो ये स्टार्टिंग पे आ जाएगा। तो इस साइकिल को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह x1 x2 अल्हम्दुलिल्लाह x3 और सोन कहाँ तक जाएगा xn तक जाएगा, ठीक है ना, यही बात लिखी है, वही डिनोट इट, हम इसको ऐसे लिखेंगे। और एंड से इट इज़ अ साइकिल ऑफ लेंथ एन, और इसको एन लेंथ का साइकिल कहेंगे, यानी कि वही चीज़ जो कि यहाँ पे साइकिल में लिखा हुआ था ना, मैंने आपको बताया था। तो कैसे, यहाँ पे देख लें, ये देखें 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ 1 2 पे जा रहा था, 2 दोबारा 1 पे जा रहा था, ठीक है, यानी कि 1 2 पे जा रहा था, 2 दोबारा 1 पे जा रहा था, तो ये हमारे पास इसका एक साइकिल बन जाता है, ठीक हो गया। और साइकिल का परमुटेशन भी क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल दिया कि ये है 1 2 पे जा रहा है, 2 आगे 4 पे जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इस तरह बना के दिखाता हूँ 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, दोबारा 1 दोबारा 1 जो है वो दोबारा यहाँ पे आ गया ना, तो ये एक साइकिल बन गया, कौन सा 1 2 4 1 1 दोबारा लिखना, ठीक है, ये इस तरह आ गया, ठीक है। तो ये पहला लिखा हुआ है 1 1 2 और 4, ये हमारे पास पहला साइकिल आ गया। दूसरे की बात करें तो 2 वाला तो हमारे पास हो गया, 1 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, बाकी 3 बचा। 3 6 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, तो ये 3 6 पे 6 3 पे दोबारा, ठीक है, ये एक ये बन गया, ठीक है, तो 3 6 भी हो गया। बाकी क्या बचा 7 और 5, 5 7 पे जा रहा है, 7 5 पे, तो ये इस तरह 5 7 पे 7 कहता है देन 1 2 4 3 6 एंड 5 6 आर साइकिल्स ऑफ परमुटेशन। इसकी लेंथ कितनी है 3, इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ में 2 है, ठीक है। आर साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 इट इज़ अ ट्रांसपोजिशन, और जिस साइकिल की लेंथ 2 होती है इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है ट्रांसपोजिशन का। डिसजॉइंट परमुटेशन की बात करें, कहता है 2 परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ अ सेट एस आर कॉल्ड डिसजॉइंट। 2 परमुटेशन लें हम एस की ही, अब वो हमने परमुटेशन को, एक परमुटेशन को एफ़ का नाम दे दिया, एक जी का, यानी कि ये देखें इसको मैं एफ़ का नाम दे सकता हूँ, इसको जी का, कोई भी, इसको एच का नाम दे दूँ, इसको पी का, क्यू का, आर का नाम दे दूँ। तो कहता है हमने 2 परमुटेशन लिया, एक को एफ़ का नाम दिया, जी को, एक को जी का दिया, आर कॉल्ड डिसजॉइंट, इनको हम डिसजॉइंट परमुटेशन कहेंगे कब। कहता है अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स आए तो हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, यानी कि जो हमारे पास इसमें ये एक्स के इक्वल नहीं है तो ये एक्स के इक्वल हो, और अगर ये एक्स के इक्वल नहीं है तो फिर ये एक्स के इक्वल हो, ठीक है, इस तरह। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने कहा है 1 2 और 1 3 लेते हैं, आर नॉट डिसजॉइंट परमुटेशन, क्यों, क्योंकि 1 2 से भी मिल रहा है और 1 3 से भी, ठीक है, एज एफ ऑफ 1 का आंसर 2 भी आ रहा है और एफ ऑफ 1 का आंसर, जी ऑफ 1 का आंसर भी 3 आ रहा है, ठीक है। कहता है नाउ 1 2 3 की बात करें और 4 5 की बात करें तो ये डिसजॉइंट परमुटेशन है, क्योंकि एफ ऑफ 1 का आंसर 2 आएगा और एफ ऑफ 2 का आंसर 3 आएगा और एफ ऑफ 3 का आंसर 1 आएगा। यहाँ पे जी ऑफ 4 का आंसर 5 आएगा और जी ऑफ 5 का आंसर 4 आएगा, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट परमुटेशन है, यानी कि आंसर सेम नहीं आते। थ्योरम पढ़ें, कहता है एनी टू डिसजॉइंट परमुटेशन कम्यूट इन एस 5 देन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ 5। कहता है कि कोई भी 2 डिसजॉइंट परमुटेशन लें आप, वो कम्यूट करेगा। कम्यूट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर उसने 1 1 2 और 3 4 5 दिया ना, तो 1 2 3 4 5 का आंसर इक्वल आएगा 3 4 5 1 2 के, ठीक है, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलिए जी, ये एग्जांपल आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई आपस में किस तरह करते हैं, ये आने वाले यानी कि आगे मज़ीद बढ़ के ना हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो 10 पेजेस ही पढ़ेंगे हम, या इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर 10 पेजेस करके ना हम इसको क्लियर करेंगे इस वाले सेक्शन को, ठीक है। तो इवन परमुटेशन क्या होती है, परमुटेशन इज कॉल्ड इवन परमुटेशन इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या था, ट्रांसपोजिशन मैंने आपको बताया था 2 साइकिल वाले, 2 ऐसे साइकिल जिनकी लेंथ 2 है। तो कहता है 2 साइकिल वाली लेंथ, अब ये देखिए ये 3 मैंने लिखे हैं ना 2 वाले साइकिल्स, अगर मैं 3 लिखूँ यानी कि 1 2 3 मैंने 4 लिख दी हैं, तो ये इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन है, तो ये हमारे पास इवन परमुटेशन होगी। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख देता यानी कि
साइकिल जिसकी लेंथ 2 है ये मैं 2 दफ़ा लिख देता या 3 दफ़ा लिख देता, तो ये हमारे पास ऑड परमुटेशन, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन अगर नंबर ऑफ़ इवन है तो वो हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशन, अगर ऑड है तो वो हमारे पास ऑड ट्रांसपोजिशन। कहता है सम रिजल्ट्स ऑन इवन या ऑड परमुटेशन की बात करें तो कहता है, ये इसने मिटाया हुआ है, सम है, सम ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन एज इवन ऑफ टू इवन, इवन एज नंबर ऑफ टू इवन, पता नहीं, लेकिन दो इवन परमुटेशन को ऐड करें तो आंसर भी इवन ही आता है, ठीक है। और ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन करें तो आंसर इवन आएगा, एज सम ऑफ टू ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन इज इवन, दो ऑड करें लेकिन उसका भी आंसर इवन आएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड जो लें तो इज़ ऑड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज़ ऑड। कहता है जिस तरह सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज़ ऑड होता है, बिल्कुल इसी तरह कहता है प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड परमुटेशन इज़ आल्सो ऑड होगा। कहता है इन्वर्स ऑफ एन इवन या ऑड परमुटेशन, अगर इवन है तो इसका इन्वर्स भी इवन होगा और अगर ऑड है तो इसका इन्वर्स भी ऑड होगा। यानी कि इन्वर्स की बात की गई है तो यानी कि आगे हम ये भी सीखेंगे इन्वर्स क्या होता है। आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा जो है वो इवन ही होती है, यानी कि उसकी जो ट्रांसमिशन दो दो के साइकिल होते हैं ना वो हमेशा इवन आते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज़ है हमारे पास, कहता है इसका साइकिल कौन सा बनेगा, 1 3 3 1, ये एक साइकिल बन गया। दूसरा गया 2 से 4, 2 से 4, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6, 6 से 7, 6 से 7 और 7 से 2, तो देखे 7 से 2, ये हमारे पास बन गया। अब इसको अगर हमने तोड़ना हो ना ट्रांसपोजिशन में, यानी दो दो की लेंथ में, तो कैसे लिखते हैं, एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखे 2 7, फिर 2 6, फिर 2 5 और 2 4, तो ये 2 7 2 6 2 5 2 4, देखे 1 2 3 4 5 है, तो ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन हैं, तो ये हमारे पास ऑड परमुटेशन आ गई। और इसी तरह इसकी बात करें साइकिल कौन सा है, 1 2 2 3 3 1, ये एक साइकिल आ गया। और 4 6 और 6 5, 4 6 6 5 और 5 दोबारा 4 पे, तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ये 1 3 और 1 2 बन जाएगा, ठीक है। और इसको तोड़ना चाहें तो 4 5 फिर 4 6 बन जाएगा, 4 5 और 4 6 बन जाएगा। तो देखें हमारे पास दो एलिमेंट के साइकिल है, दो लेंथ के, तो ये हमारे पास साइकिल आ गए। ट्रांसपोजिशन आ गई, तो कितनी ट्रांसपोजिशन 4 है, तो ये हमारे पास इवन परमुटेशन आ गए। अब यूक्लिडियन थ्योरम आ गया। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहता है कि अगर एक नंबर बी है जिसको हम डिवाइड करते हैं ए से, तो वहाँ कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और बाकी कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसे लेंगे बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। और यहाँ पे जो ए होता है ये जो आर होता है ये पॉजिटिव या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और लेस देन होता है डिवाइड करने वाले से, ठीक है। ये वाली चीज़ बस यहाँ पे उसने क्या किया, जे को अंदर रख के के पे डिवाइड करवाया है, क्यू क्वोशिएंट आ गया, आर रिमाइंडर आ गया, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या डिवाइड करवाने वाले से छोटा होगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पढ़ लीजिएगा, पढ़ते आए हैं बचपन से पढ़ के आए हैं, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते थे। और आप नंबर थ्योरी पूरा कोर्स पढ़ के आए हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी, पहले आप सबसे पहले डिवाइजर फाइंड करें, फिर उसमें कॉमन डिवाइजर फाइंड करें, फिर उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो हमारे पास जीसीडी का आंसर आया करेगा। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है बाय यूजिंग अ यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मज़ीद ये है कि आप लोग पढ़ के आए हैं, तो इसका अब ये कहता है कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं और ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होता है। डी हमारे पास पॉजिटिव होगा, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी ये कि डी ए का भी डिवाइड करे बी को भी, और एक ये कि अगर एक सी नंबर लें जो कि ए को भी डिवाइड करता है बी को भी डिवाइड करता है, वो फिर जी सी डी डी को भी डिवाइड करता होगा। फिर हम डी को लिखते हैं जी सी डी ऑफ ए बी, ठीक है। या इस तरह हम भी सिंपली लिख सकते हैं। कहता है अगर जी सी डी 1 है तो इसको रिलेटिव प्राइम या को प्राइम का नाम देते हैं। बाइनरी कंपोजिशन आ गई है, बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी रिलेशन। अब एपिंग एफ ए क्रॉस ए से लेके ए तक, इसको हम बाइनरी कंपोजिशन का नाम देते हैं या बाइनरी रिलेशन का। यानी कि ए क्रॉस ए से लेके ए पे हमने कोई मैपिंग डिफाइन करवाई है तो इसको बाइनरी कंपोजिशन का। एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने एक 1 और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक सेट ले लिया, तो बाइनरी कंपोजिशन क्या बनेगी, ए क्रॉस ए से लेके ए तक। तो अगर मैंने इसको ए का नाम दिया है तो पहले मैं ए क्रॉस ए फाइंड करूँगा, तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे, क्योंकि इसमें 3 है तो 3 ज़र पे 3 9 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एक 1 1 आएगा, एक ओमेगा ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर, फिर एक 1 ओमेगा, फिर एक 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और फिर एक आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 9 आएंगे, मैं गिना देता हूँ, गिनिएगा 1 1 1 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, 3 हो गए, ठीक है। यानी कि 1, इस तरह मैं बना के दिखाता हूँ ना, एक मिनट, इस तरह, एक मिनट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा ओमेगा, 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कितने, इसमें 9 ऑर्डर पेयर आएंगे, कौन कौन से, 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा 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 स्क्वायर,
ओमेगा स्केयर वन और ओमेगा स्केयर और ओमेगा और ये वाली चीज़, ठीक है। इस तरह ये 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे एक राशि में, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी रिलेशन। और ये बाइनरी रिलेशन, बाइनरी कंपोजिशन फंक्शन भी बन जाता है अगर वो फंक्शन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। तो इसके बाद हमारे पास ग्रुप आ जाता है। तो देख लेते हैं हमारी वीडियो कितनी हुई है। वीडियो हो गई हमारे पास 34 मिनट की। तो ये ग्रुप को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने